हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 3x मेडिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे टेस्ट पेपर नंबर 9। फ्रेंड, इस टेस्ट क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, यानी आने वाले एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड, कोशिश करें आप सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दे पाएं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है आज की क्लास का, बेस्ट मेथड टू ट्रीट स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज का सर्वोत्तम तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइकोथेरेपी प्लस ड्रग थेरेपी दोनों का इस्तेमाल सम्मिलित रूप से स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया में यूज किए जाने वाले उपचार के तरीकों में फार्माकोथेरेपी जैसे एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स, इसके अलावा ईसीटी यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, मुख्यतः कोटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है ईसीटी का। ठीक है, इसके अलावा साइकोलॉजिकल थेरेपी जैसे कि ग्रुप थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी व फैमिली थेरेपी, ठीक है, व साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन सम्मिलित होते हैं। ये सभी तरीके स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2, कॉमन काज ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज। बेहोश रोगी में वायु मार्ग में रुकावट का सामान्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, कॉमन कॉज ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 2 का। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टंग फॉलिंग बैक। ठीक है, टंग फॉलिंग बैक। अनकॉन्शियस व कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट से ग्रसित पेशेंट में अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का मुख्य कारण टंग का पीछे गिरना यानी फॉलिंग बैक होता है। ठीक है, इन दो प्रकार के पेशेंट में, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट वाले और अनकॉन्शियस पेशेंट से ग्रसित पेशेंट में क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसका मुख्य कारण जबान का पीछे की ओर गिरना यानी फॉलिंग बैक हो जाता है। ठीक है, ओके। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अन्य कारणों में ओरोफेरिंग्स व लैरिंग्स का इडेमा, ट्रामा, फॉरेन बॉडीज तथा इन्फेक्शन का होना होता है। ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3, बेड सोर्स कैन बी बेस्ट प्रिवेंटेड बाय। बेड सोर्स को सबसे अच्छे तरीके से रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 3 का, सबसे अच्छे तरीके से किस प्रकार से इसे रोका जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पेशेंट पोजीशन। ठीक है, पेशेंट की लगातार पोजीशन बदलते रहना है। ठीक है, एक ही जगह पर लेटे रहने से, ठीक है, एक ही बॉडी पार्ट्स में बेड सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसकी पोजीशन को बदलते रहना है। ठीक है, बेड में। ओके, हर 2 घंटे में क्लाइंट की पोजीशन बदलें और प्रेशर पॉइंट पर ऑइंटमेंट या लोशन लगाने के बजाय पाउडर को लगाएं या इससे मालिश करें। ठीक है, जो भी प्रेशर पॉइंट है आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे बेड और पेशेंट के बीच प्रेशर लग रहा है, उस पॉइंट पर ऑइंटमेंट या लोशन के बजाय पाउडर का इस्तेमाल करें। ठीक है, स्पेशल मैट्रेसेस व बेड्स जैसे कि एयर मैट्रेसेस, वाटर मैट्रेसेस आदि का यूज करें। ठीक है, ये सारे प्रिकॉशन लें तो आप बेड सोर से पेशेंट को बचा सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट को क्लीन व ड्राई रखें। स्किन को क्रैकिंग से बचाने के लिए पाउडर से लुब्रिकेट करते रहें। ठीक है, अवॉइड गिविंग IM इंजेक्शन इनटू ग्लूटियल मसल्स। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को ग्लूटियल मसल्स में नहीं देना है। ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4, एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड विथिन अ definite sac is known as।
एक निश्चित थैली के भीतर तरल पदार्थ के असामान्य संग्रह को क्या कहा जाता है? ठीक है, एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड विद इन अ डेफिनिट सैक इज नोन एज। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग राइट आंसर किस करें क्वेश्चन नंबर 4 का। फ्रेंड्स, अगर किसी भी क्वेश्चन का आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे देते हैं तो वो क्वेश्चन को आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, वो क्वेश्चन आप बहुत दिनों तक मेमोरी पे रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चंस के कोशिश करें राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिस्ट। ओके, सिस्ट एक निश्चित वाल युक्त क्लोज्ड सैक या पाउच होता है जिसमें फ्लूइड, सेमी फ्लूइड व सॉलिड मटेरियल्स हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मस्सा यानी वेस्ट एक सर्कमस्क्राइब्ड क्यूटेनियस एलिवेशन होता है जो पैपली और एपिडर्मिस की अतिवृद्धि से उत्पन्न होता है जिसे मस्सा कहा जाता है, वॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा मोल और वेवस इच बर्थमार्क, ये क्या होते हैं? बर्थमार्क होते हैं। ठीक है, मोल व नेवस इज बर्थमार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ रोल इन वाउंड हीलिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ रोल इन वाउंड हीलिंग? निम्नलिखित में से किसका वाउंड हीलिंग में रोल होता है? क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 5 का। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी का रोल होता है। ठीक है, ओके ओके, विटामिन सी का कार्य एंटीऑक्सीडेंट, एंटी हेमोरेजिक व एंटी इन्फेक्शिव। ठीक है, विटामिन सी जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी हेमोरेजिक होता है और एंटी इन्फेक्टिव होता है। ठीक है, यूज फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड, जिसका इस्तेमाल कॉमन कोल्ड को रोकने और ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यह कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाला कोलेजन फाइबर्स के निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है जो ब्लड वेसल्स, बोन्स और कार्टिलेज को सपोर्ट प्रदान करते हैं, अतः यह ब्लीडिंग को रोकने व वाउंड हीलिंग में भी सहायक होता है। ठीक है, क्या? विटामिन सी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्राइमरी इमोशंस इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्राथमिक भावनाओं में निम्नलिखित शामिल है किसी एक को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता। इसको छोड़कर बाकी सभी प्राइमरी इमोशंस में शामिल होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमोशंस। प्राइमरी इमोशंस एज वी फेल्ट फर्स्ट। प्राइमरी इमोशंस वो होते हैं जिनको हम सबसे पहले फील करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, रॉबर्ट प्लंकिक 8 इमोशंस को प्राइमरी इमोशंस मानते हैं। रॉबर्ट प्लंकिक 8 प्रकार के इमोशंस को प्राइमरी इमोशंस मानते हैं, जैसे कि एंगर, फियर, सैडनेस, डिस्गस्ट, सरप्राइज, एंटीसिपेशन, ट्रस्ट व जॉय। ये 8 इमोशन हैं जो कि प्राइमरी इमोशंस हैं एज पर रॉबर्ट प्लंकिक। ठीक है, सेकेंडरी इमोशंस वो होते हैं एज वी फेल्ट नेक्स्ट। जो प्राइमरी इमोशंस के बाद हम लोग फील करते हैं उन्हें सेकेंडरी इमोशंस कहा जाता है, जैसे कि हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता, इनवी ईर्षा, टॉर्मेंट पीड़ा, एरिटेशन व सफरिंग कष्ट। ठीक है, ये है सेकेंडरी इमोशंस। नेक्स्ट है टर्टियरी इमोशंस, तृतीयक फीलिंग। ठीक है, जिनमें आते हैं रिवल्सन यानी विद्रोह, कॉन्टेम्प्ट यानी अवमानना, जीलियसली व एगोनी। ठीक है, ये तृतीयक इमोशंस होते हैं। ठीक है, आप लोग इनको एक बार और देख लें अगर समझ में नहीं आया, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच इज नॉट अ स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी की प्रोसेस का कौन सा चरण नहीं है? विच इज नॉट अ स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ मेमोरी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग राइट आंसर गेस करें। मेमोरी की प्रोसेस का कौन सा चरण नहीं है निम्नलिखित में से? क्वेश्चन नंबर 7 का फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा रीऑर्गेनाइजेशन। ओके, मेमोरी एक प्रोसेस है जो हमें इंफॉर्मेशन को एक्वायर, रिटेन व रिट्रीव करने में समर्थ बनाती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्वायर करते हैं, ठीक है, यानी गैदर करते, इकट्ठा करते हैं, ठीक है, रिटेन करते हैं यानी बनाए रखते हैं अपने माइंड में, इसके बाद रिट्रीव्स करते हैं उसको, हम अगर कहीं काम पड़ता है तो उसको रिट्रीव कर लेते हैं यानी उसकी पहुंच कर लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं हम। ठीक है, तथा लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल व रिकॉग्निशन की फेज को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाउ फार शुड दी इनेमा ट्यूब बी इंसर्टेड इनटू द रेक्टम इन एन अडल्ट? एक अडल्ट में इनेमा ट्यूब को रेक्टम के अंदर कहाँ तक इंसर्ट करना चाहिए, यानी कितने इंचेस तक इंसर्ट करना चाहिए? ठीक है, एक अडल्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 8 का। फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 to 4 इंचेस तक। ठीक है, इनेमा ट्यूब को रेक्टम के अंदर एडल्ट व एडोलसेंट्स में 3 to 4 इंच यानी 7.5 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बच्चों में 2 से 3 इंच यानी 5 से 7.5 सेंटीमीटर और इन्फेंट्स में 1 से 1.5 इंच यानी 2.5 से 3.75 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करना चाहिए। इसमें 3-4 क्वेश्चन हैं, MCQs हैं जो इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंस्टिपेटेड पेशेंट इज एडवाइज टू इंक्रीज इनटेक ऑफ? कब्ज के रोगी को किसका सेवन बढ़ाने की सलाह दी जाती है? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोफेज। ठीक है, रोफेज का इंटेक यानी हरे पदार्थ, ठीक है, घास फूस, इसको खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, कंस्टिपेशन मीन्स इनफ्रीक्वेंट और इनकम्प्लीट पासेज ऑफ हार्ड ऑब्लिक ड्राई स्टूल। ठीक है, कंस्टिपेशन का मतलब होता है इनकम्प्लीट, मतलब पूर्ण रूप से हार्ड और ड्राई स्टूल को पास नहीं कर पाना। ठीक है, ये कंस्टिपेशन का मेन मतलब होता है। ठीक है, कंस्टिपेशन के मैनेजमेंट में डाइट में फाइबर और रोफेज व फ्लूइड की अमाउंट को बढ़ाना, डिफेक्शन के दौरान प्राइवेसी व स्क्वेटिंग पोजीशन। ठीक है, स्क्वेटिंग, ठीक है, पंजों के बल बैठना। ठीक है, स्क्वेटिंग पोजीशन, डिफिकेशन तथा एक्सरसाइज का रेगुलर पैटर्न स्टेब्लिश करना इत्यादि सम्मिलित हैं। ठीक है, ये सभी कंस्टिपेशन को रोकने के तरीके हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉट यूज्ड इन ड्रेसिंग? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग ड्रेसिंग में नहीं किया जाता? क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर गेस करें आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टरी फॉरसेप्स का उपयोग ड्रेसिंग में नहीं किया जाता। ठीक है, ओके, आर्टरी फॉरसेप्स एक डेलिकेट क्लैंप होता है जो वेसल्स को इंजरी नहीं करता। यह एक वेसल्स को टेम्परेरी बंद करने में यूज होता है। एक वेसल्स को टेम्परेरी अगर बंद किया जाता है तो आर्टरी फॉरसेप्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एंगुलर स्टोमेटाइटिस अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ? एंगुलर स्टोमेटाइटिस किसकी कमी के कारण होता है? कौन सी विटामिन की कमी के कारण एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो सकता है? फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 क्वेश्चंस के लिए राइट आंसर है विटामिन बी की कमी के कारण एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो सकता है। क्लियर? राइबोफ्लेविन जिसको विटामिन B2 कहा जाता है की कमी एरिबोफ्लेविनोसिस कहलाती है। ठीक है, एरिबोफ्लेविनोसिस
फ्लेविनोसिस कहलाती है विटामिन B2 की कमी, जो निम्न प्रकार प्रकट हो सकती है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जिसको इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा कहा जाता है। इसके अलावा काइलोसिस, जिसको फिशरिंग एंड स्केलिंग ऑफ लिप्स, जिससे ओंठ चिटक जाते हैं और फट जाते हैं, ठीक है। ग्लोसाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ टंग को ग्लोसाइटिस कहा जाता है। ये सभी MCQ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके अलावा डिसेबेसिया, इसको कहा जाता है डिसफंक्शन ऑफ सेबेसियस ग्लैंड्स, ठीक है। सेबेसियस जो ग्लैंड्स है वो डिसफंक्शन करने लगती है तो उसको डिसेबेसिया कहा जाता है। क्लियर? ये सभी MCQ क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं फर्दर रेफरेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12, दैट रिलेशनशिप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग पर्सनालिटी, दैट रिलेशनशिप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग पर्सनालिटी, वह संबंध जो पर्सनालिटी के निर्माण में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है वह है। क्वेश्चन नंबर 12, आप लोग राइट आंसर गेस करें। वह संबंध, ऐसा रिलेशन जो पर्सनालिटी के निर्माण में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है वह है। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। सुलिवन के पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इंटरपर्सनल थ्योरी के अनुसार केयर गिवर, जिसको पेरेंट कहा जाता है, से बच्चे को मिलने वाली पॉजिटिव व निगेटिव फीडबैक पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। इसके अलावा फ्रॉड भी मानते हैं कि पेरेंट्स के साथ बच्चे के रिश्तों से भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। सिगमंड फ्रॉयड, जिनको मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर माना जाता है, ठीक है, वो भी ये मानते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पेरेंट्स का हाथ होता है, ठीक है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द बेस्ट एंड सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज, स्टेरिलाइजेशन की सबसे अच्छी एवं सुरक्षित विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 13, आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13, फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑटोक्लेविंग, ठीक है। सबसे अच्छी विधि इनमें से ऑटोक्लेविंग है। इन सब में ऑटोक्लेविंग स्टेरिलाइजेशन का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की भाप या सेचुरेटेड मॉइस्ट हीट में ड्राई हीट की तुलना में बेहतर किलिंग और पेनिट्रेशन पावर होती है। इसलिए ऑटोक्लेविंग इज अ बेस्ट मेथड इन ऑल ऑफ दोज। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयड HIV, निम्नलिखित में से कौन HIV को नष्ट कर देता है। कौन सा सॉल्यूशन है जो HIV को नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 14, आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, HIV वायरस को नष्ट कर देता है। क्लोराइड कंपाउंड जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइपोक्लोराइड को HIV इन्फेक्टेड मटेरियल्स को स्टेरिलाइज करने के लिए सबसे प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसको? क्लोरीन कंपाउंड, ब्लीचिंग पाउडर को, जिसको सोडियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। ग्लूटेल्डिहाइड भी एक स्टेरिलाइजिंग एजेंट होता है जो वायरसेस जैसे HIV और स्पोर्स सहित सभी सूक्ष्म जीवों के खिलाफ प्रभावी होता है, ग्लूटेल्डिहाइड, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नेचुरल एजेंट फॉर डिसइंफेक्शन इज, कीटाणु शोधन के लिए प्राकृतिक एजेंट निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 15 का। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सनलाइट, ठीक है। कीटाणु शोधन के लिए प्राकृतिक एजेंट सनलाइट है। क्लियर? सनलाइट स्टेरिलाइजेशन का एक नेचुरल मेथड होता है जिसका उपयोग टंकी, नदी और झीलों के पानी को स्टेरिलाइजेशन करने में किया जाता है, ठीक है। रिवर, झील और टंकी के पानी का स्टेरिलाइजेशन में इसका उपयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणें, जिनको अल्ट्रावायलेट रेज कहा जाता है, होती हैं जो
जर्मिसाइडल नेचर की होती हैं, ठीक है, जिससे ये जर्म्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है, 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें आप लोग हमें बताएं कि कितने क्वेश्चंस के आपने राइट आंसर दिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों पे शेयर करें और फ्रेंड्स चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।